सेंट मेरी के इमरजेंसी रूम की फ्लोरेसेंट लाइट्स सब कुछ उस खास तरह के संस्थागत सफेद रंग में डूबा देती थी जो दुनिया से रंगों को ही छीन लेती लगती थी। रेचल थॉमसन उस असुविधाजनक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी थी, उसके हाथ अपनी गोद में कसकर मोड़े हुए, और उसे जी चाह रहा था कि बस उठकर चली जाए और मान ले कि कुछ हुआ ही नहीं। 29 साल की रेचल हमेशा से शांत स्वभाव की रही थी। वो लाइब्रेरियन जो किताबों को लोगों से ज्यादा पसंद करती थी, जो व्यवस्थित कहानियों और धीमी बातों की दुनिया में सुकून पाती थी। लेकिन आज उसकी सावधानी से संभाली हुई दुनिया में कुछ शर्मनाक और दर्द भरा हस्तक्षेप हुआ था जिसे वो अब और नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने 3 दिनों तक इंतजार किया, उम्मीद लगाए कि समस्या खुद ही सुलझ जाएगी। जब वो और बदतर होती गई तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त लीसा ने उसे जबरदस्ती इमरजेंसी रूम में घसीटा, धमकी देते हुए कि अगर वो खुद नहीं जाती तो एम्बुलेंस बुला लेगी। रेचल थॉमसन, जो एक नर्स थी, उनकी आंखों में दया थी और बालों में चांदी के धागे। उन्होंने दरवाजे से आवाज लगाई। रेचल उनके पीछे कॉरिडोर में चल पड़ी। उसके गाल पहले से ही शर्म से लाल हो रहे थे। आप किसी ऐसे निजी बात को कैसे अजनबियों के सामने रखें जब आपका शरीर सबसे असुविधाजनक तरीके से धोखा दे रहा हो? तो आप अपनी इज्जत कैसे बनाए रखें? रूम नंबर 7 नर्स ने नरम आवाज में कहा। डॉ मार्टिनेज जल्दी ही मिलेंगे, आराम से रहिए बेटी, हम यहां सब कुछ देख चुके हैं और शर्म करने की कोई बात नहीं है। रेचल ने सिर हिलाया, हालांकि उसके पेट में चिंता का तूफान चल रहा था। उसने हॉस्पिटल का गाउन पहना और जांच की मेज पर बैठकर अपने हाथों को घूर रही थी जब दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मिस थॉमसन, मैं डॉ मार्टिनेज हूं। रेचल ने सिर उठाया और देखा एक 30 के आसपास का आदमी, गर्म भूरी आंखों वाला और एक अप्रत्याशित रूप से कोमल मुस्कान। उसकी उपस्थिति में कुछ तुरंत भरोसा दिलाने वाला था। वो जिस तरह शांत आत्मविश्वास से चलता था, सम्मानजनक दूरी बनाए रखता था और उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। मुझे समझ आया है कि आपको कुछ असुविधा हो रही है, उसने कहा, जांच की मेज के बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए, बजाय इसके कि वो उसके ऊपर खड़ा हो जाए। आप मुझे बता सकती हैं कि क्या हो रहा है सुख? एक उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जिस तरह वो आंख मिलाता था बिना अतिक्रमण किए, और उसकी आवाज में शांत धैर्य, जिससे रेचल को इतना सुरक्षित महसूस हुआ कि वो अपनी लक्षणों के बारे में बता सकी। डॉ मार्टिनेज बिना किसी न्याय किए सुना, कोमल सवाल पूछते हुए और समझदारी से सिर हिलाते हुए। जो आप बता रही हैं वो इससे ज्यादा आम है जितना आप सोचती हैं, उसने आश्वासन देते हुए कहा। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो किसी के साथ भी हो सकता है और यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। आपने कुछ किया नहीं है जो ये हुआ, और शर्म करने की कोई बात नहीं है। जांच इतनी पेशेवर और दयालु तरीके से की गई कि रेचल को दिनों बाद पहली बार राहत मिली। डॉ मार्टिनेज ने सब कुछ समझाया कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों जरूरी है और इलाज में क्या शामिल होगा। हम आपको एंटीबायोटिक्स शुरू करेंगे, उसने कहा, छोटे सिंक पर हाथ धोते हुए। आप 48 घंटों में बेहतर महसूस करेंगी और 1 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि आप 5 दिनों में अपने नियमित डॉक्टर से फॉलो अप कराएं, लेकिन अगर इससे पहले कोई चिंता हो तो बिना हिचकिचाए वापस आ जाएं। जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, रेचल उनके चेहरे को देखती रही। उनमें कुछ अलग था, एक ऐसी ध्यान और देखभाल जो सिर्फ पेशेवर ड्यूटी से आगे थी। जब उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन थमाया, उनकी उंगलियां थोड़ी देर के लिए छू गईं और रेचल को सालों बाद कोई अप्रत्याशित उत्तेजना महसूस हुई। डॉ मार्टिनेज, उसने कहा जब वो जाने लगे, आपके इतना समझदार होने के लिए शुक्रिया। मैं यहां आने से डर रही थी। वो उसी कोमल मुस्कान के साथ मुड़े। यही हमारा काम है रेचल, और कृपया मुझे मिगुएल कहिए। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, मदद मांगना जब जरूरत हो तो कोई गलत बात नहीं है। 1 हफ्ते बाद रेचल अपनी फॉलो अप अपॉइंटमेंट के लिए लौटी। इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो गया था, ठीक वैसे जैसे डॉ मार्टिनेज ने कहा था, लेकिन वो उम्मीद लगाए थी कि शायद वो फिर से मिल जाए। इसके बजाय वो डॉ विलियम्स से मिली, जो 50 के आसपास की कुशल महिला थी, जिन्होंने उसकी रिकवरी की पुष्टि की और उसे सामान्य गतिविधियों में लौटने की इजाजत दी। डॉ मार्टिनेज ने
मुझे कहने को कहा कि वो खुश हैं कि आप बेहतर महसूस कर रही हैं। डॉ विलियम्स ने कहा, रेचल का चार्ट अपडेट करते हुए, वो आमतौर पर पेशेंट्स का निजी फॉलोअप नहीं करते, लेकिन आपकी केस में वो खास चिंतित लग रहे थे। रेचल हॉस्पिटल से एक अजीब मिश्रण के साथ निकली, राहत और निराशा का। वो फिर से स्वस्थ थी, लेकिन उस छोटी सी कनेक्शन जो उसने उस दयालु डॉक्टर से महसूस की थी, वो बस छोटी सी ही रह गई लगती थी। 3 महीने बीत गए। रेचल शहर की लाइब्रेरी में अपनी शांत दिनचर्या में लौट आई थी। नए किताबों को कैटलॉग करती और पाठकों को उनकी अगली बेहतरीन किताब ढूंढने में मदद करती। वो मार्टिनेज के बारे में कभी कभी सोचती, आमतौर पर जब वो हॉस्पिटल के पास से गुजरती, लेकिन उसने उस याद को रख दिया था, उन छोटी मोटी इंसानी दयालुता के पलों में जो मुश्किल वक्त को सहने लायक बनाते हैं। फिर एक शनिवार दोपहर वो मेडिकल रेफरेंस सेक्शन में किताबें रख रही थी, जब उसे पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव्स पर कुछ मदद कर सकती हैं? रेचल मुड़ी और देखा मिगुएल मार्टिनेज वहां खड़ा, जीन्स और स्वेटर में, अपनी व्हाइट कोट की जगह, जो समहाव और साधारण और आकर्षक लग रहा था जितना वो याद करती थी। डॉ मार्टिनेज, उसने कहा, हैरान कि उसे कितना खुशी हो रही थी। मिगुएल, कृपया। और आप तो रेचल हैं, उसी यार से कुछ महीने पहले। उसने सिर हिलाया, खुश कि वो उसका नाम याद रखता था। हां, मैं आपको कम्युनिटी हेल्थ में कैसे मदद कर सकती हूं? उसने कहा, उसे सही सेक्शन की तरफ ले जाते हुए। मिगुएल ने बताया कि वो अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स पर रिसर्च कर रहा था। मैं सोच रहा हूं एक प्रोग्राम शुरू करने का, जो बुनियादी मेडिकल केयर उन लोगों तक पहुंचाए जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, जैसे ग्रामीण इलाके, बुजुर्ग, आबादी, वो सारी चीजें। रेचल को उसका प्रोजेक्ट में सच्ची दिलचस्पी हुई। अगले 1 घंटे में उन्होंने रिसोर्सेज पर चर्चा की और उसने उसे कई उपयोगी डेटाबेस और रिसर्च पेपर्स ढूंढने में मदद की। उनकी बातचीत बिल्कुल सहज तरीके से बहती रही, जो काम की बातों से शुरू होकर निजी रुचियों पर आ गई। किताबें जो उन्होंने पढ़ी, जगहें जहां घूमे और सपने जो उन्होंने भविष्य के लिए संजोए हुए थे। मुझे शायद आपको काम पर लौटने देना चाहिए, मिगुएल ने आखिरकार कहा, हालांकि वो जाने को अनिच्छुक लग रहा था। वास्तव में, रेचल ने कहा, खुद को अपनी साहसी बात पर हैरान होते हुए, मेरा शिफ्ट अभी 20 मिनट में खत्म हो रहा है। अगर आप चाहें तो हम इस बातचीत को कॉफी के साथ जारी रख सकते हैं। पास में ही एक अच्छा कैफे है। मिगुएल की मुस्कान ही जवाब थी। कॉफी के दौरान रेचल को पता चला कि मिगुएल डॉक्टरों के परिवार से आता है, लेकिन उसने खास तौर पर आपातकालीन चिकित्सा चुनी थी, क्योंकि वो लोगों की सबसे कमजोर पलों में मदद करना चाहता था। वो एक छोटे शहर में बड़ा हुआ था, जहां सबसे नजदीकी अस्पताल 1 घंटे दूर था, और उसने अपनी आंखों से देखा था कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी कैसे परिवारों को बर्बाद कर सकती है। और तुम, उसने पूछा, तुम्हें लाइब्रेरी के काम में क्या खींच लाया? रेचल ने खुद को ऐसे खोल दिया जैसा वो शायद किसी के साथ कम ही करती थी। उसने किताबों से अपनी मोहब्बत के बारे में बात की, अपनी इस धारणा के बारे में कि लाइब्रेरी समाज में आखिरी सच्ची लोकतांत्रिक जगहों में से एक है, और उसकी शांत संतुष्टि में जो उसे मिलती है लोगों को मदद करने में, भले ही वो लोग खुद न जानते हों कि उन्हें क्या चाहिए। देखो, मिगुएल ने सोचते हुए कहा, जो तुम करती हो और जो मैं करता हूं, वो उतना अलग नहीं है। हम दोनों ही मदद करते हैं उन लोगों की जो हम तक आते हैं, अक्सर असहाय या अनिश्चित महसूस करते हुए। उनकी कॉफी की डेट रात के खाने में बदल गई और खाना शहर के पार्क में लंबी वॉक में। जब मिगुएल ने रेचल को उसकी कार तक छोड़ा तो उन्होंने दर्जन भर साझा रुचियां खोज ली, और एक ऐसी आसान संगतता जो दोनों को ही हैरान कर गई। मैं तुमसे फिर मिलना चाहूंगा, मिगुएल ने कहा जब वो अपनी कार का दरवाजा खोल रही थी। नहीं मरीज के तौर पर, बिल्कुल नहीं, बल्कि बस किसी ऐसे के तौर पर जिसे मैं और ज्यादा जानना चाहता हूं। 6 महीने बाद रेचल उसी आपातकालीन कक्ष में खड़ी थी जहां वो पहली बार मिले थे, लेकिन इस बार वो मरीज नहीं थी। वो वहां थी नए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के समर्पण समारोह के लिए, जो मिगुएल के शुरुआती शोध से शुरू होकर
3 जिलों में पूरी तरह फंडेड प्रोग्राम बन गया था। उसने गर्व से देखा जब मिगुएल नेट जमा भीड़ से बात की, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच की अहमियत और समुदाय के सहयोग की ताकत के बारे में। उसने इस प्रोग्राम को हकीकत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और रेचल हर देर रात की प्लानिंग मीटिंग में, हर ग्रांट एप्लीकेशन में, हर शक और जीत के पल में उसके साथ रही थी। समारोह खत्म होने के बाद जब लोग इधर उधर घूमने लगे तो मिगुएल नेट भीड़ में उसे ढूंढ लिया। तो उसने कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए, कैसा लग रहा है डेट करना एक ऐसे लड़के का जो तकनीकी तौर पर अब करोड़पति है। रेचल हंस पड़ी। ग्रांट मनी और निजी दान से मिगुएल कागजों पर अमीर जरूर हो गया था, लेकिन हर पैसा हेल्थ क्लिनिक प्रोजेक्ट में लगा था। मुझे तो डॉक्टर से प्यार हुआ, बैंक बैलेंस से नहीं। ठीक है, मिगुएल ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे तो उस लाइब्रेरियन से प्यार हुआ जो किसी अजनबी को उसकी तलाश पूरी करने से नहीं डरती। उस शाम बाद में रेचल के छोटे से अपार्टमेंट में किताबों और मेडिकल जर्नल्स से घिरे मिगुएल ने उसे कुछ ऐसा बताया जो उसने कभी किसी से शेयर नहीं किया था। उस दिन जब तुम इमरजेंसी रूम में आई थी, उसने कहा, तुम बहुत डरी हुई थी, लेकिन साथ ही बहुत बहादुर भी। तुमने उस चीज का सामना किया जो तुम्हें डराती थी, क्योंकि तुम जानती थी कि मदद की जरूरत है। ऐसी हिम्मत ने मेरी नजर बदल दी, मेरे मरीजों को देखने का तरीका, और वाकई सबको। रेचल उसके बगल में सोफे पर सिमट गई, सोचते हुए कि कैसे अप्रत्याशित यात्रा ने उन्हें साथ ला दिया। तुम्हें पता है मैंने क्या सीखा? कभी कभी वो चीजें जो हमें सबसे ज्यादा शर्मिंदा करती हैं, वो पल जब हम सबसे ज्यादा असहाय महसूस करते हैं, वही हमें उन लोगों तक ले जाते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मिगुएल ने उसके सिर पर चूम लिया। मुझे याद दिलाओ कि उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कभी शुक्रिया कहूं। रेचल हंस पड़ी, लेकिन वो समझ गई कि वो क्या मतलब कर रहा था। कभी कभी जीवन के सबसे असुविधाजनक पल असल में छिपे हुए तोहफे होते हैं, मौके जो हमें अनजान लोगों की दया का अनुभव कराते हैं, हमें सच्चाई से देखा और संभाला जाने का अवसर देते हैं, और उन कनेक्शनों के दरवाजे खोलते हैं जिनकी हम कल्पना भी न कर सकते थे। उस शाम की शांति में, दो ऐसे लोगों की आरामदायक खामोशी में जो सबसे अनहोनी परिस्थितियों में एक दूसरे तक पहुंच गए थे। रेचल ने असहायता की अप्रत्याशित बुद्धि पर विचार किया। कभी कभी उसने सोचा, वही चीजें जो हमें सबसे ज्यादा अकेला महसूस कराती हैं, वही हमें आखिरकार घर पहुंचाती हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई अपडेट ना मिस करें।